स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हिंदी में हम आपका मुहावरे एवं लोकोक्ति वाला अध्याय कर रहे थे। लगभग 65 से ऊपर प्रश्न हम अब तक इसमें कर चुके हैं और हर प्रश्न के हमने चारों विकल्पों को भी हल किया है, यानी कि एक प्रश्न में आपके 4 प्रश्न हमने यहाँ पर किए हैं। तो यानी कि अब तक यदि हम देखें तो 250 से प्लस प्रश्न हम यहाँ पर कर चुके हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहाँ पर जाकर आप अलग अलग क्विजेज़ और टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लें। और आज की इस कक्षा में हम अब आगे के जो प्रश्न हैं उनको प्रारंभ करेंगे। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो देखिए 67 प्रश्न तक कल हमने यहाँ पर कर लिए थे। आज का पहला प्रश्न है 68वां। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में हमने आपको क्या तरीका बता रखा है कि जो भी आपके पास विकल्प हैं सबसे पहले आप उनका अर्थ लिख लें, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा सूटेबल बैठता है। पहला, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। दूसरा, दांतों तले उंगली दबाते हैं। तीसरा, छोटा मुंह बड़ी बात करने लगते हैं। और चौथा, चैन की बंसी बजाते हैं। अब देखिए ना, एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्वयं की बढ़ाई करना। देखिए क्या होगा, स्वयं की बढ़ाई करना या प्रशंसा करना। दूसरा है दांतों तले उंगली दबाना या दांतों तले उंगली चबाना। इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना। फिर तीसरा है छोटा मुंह बड़ी बात करना। तो देखिए छोटा मुंह बड़ी बात करना क्या होता है? अपनी क्षमता से बड़ी बातें करना। इसका अर्थ क्या होता है? अपनी क्षमता से बड़ी बातें करना या अपनी हैसियत से बड़ी बातें करना। और चौथा है चैन की बंसी बजाना। तो देखिए चैन की बंसी बजाना यानी सुख से समय बिताना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सुख से समय बिताना। अब एक एक करके देखते हैं कि कौन सा हमारे रिक्त स्थान में सही बैठेगा। तो देखिए ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक स्वयं की बढ़ाई करते हैं, तो यह तो नहीं बैठेगा। दूसरा है आश्चर्यचकित रह जाते हैं, तो यह तो बैठ सकता है। तीसरा देखते हैं अपनी क्षमता से बड़ी बातें करने लगते हैं, यह भी नहीं। और सुख का समय बिताते हैं, यह भी नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक दांतों तले उंगली दबाते हैं, अर्थात सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। 69वां प्रश्न, किस विकल्प में लोकोक्ति का वाक्य में सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए यह भी इसी प्रकार का प्रश्न है। देखते हैं। पहला, आप चलकर शहर में रहिए और वहाँ अध्यापन कार्य कीजिए। यहाँ तो आपकी विद्या की कोई कद्र नहीं, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। दूसरा है, जब तो गांव से शहर में पढ़ने आए थे तब तो बड़े सरल थे, परंतु अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गए हो। सच है चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भराना काठ। तीसरा, फसल पककर तैयार है, मुझे बैल की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए इसे 2000 रुपये में खरीदा है, क्योंकि आँखों पर पलकों का बोझ नहीं होता। और चौथा है, मोहन प्रातःकाल मजदूरों को बुलाने गया और उसने पूछा, तुम लोग दरवाज़ा खुला रखकर अभी तक सो रहे थे। धनकू ने उत्तर दिया, क्या करें, गाय ना बाछी नींद आवे आछी। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे
चारों विकल्पों का एक एक करके आप यहाँ पर अर्थ लिख लेंगे। तो पहले में क्या लोकोक्ति है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है कि अच्छा काम तब तक कोई महत्व नहीं रहता जब तक उसे कोई सराहे नहीं। तो देखिए इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हुआ अच्छे कार्य का जब तक कोई महत्व नहीं होता तब तक उसे कोई सराहे ना। तो यह किसका अर्थ है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। दूसरे में क्या है, सच है चंदन की चुटकी भली गाड़ी भराना काट, इसका अर्थ देखते हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि अच्छी वस्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए इसका अर्थ होता है कि अच्छी वस्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है। फिर देखिए तीसरे में क्या है कि आँखों पर पलकों का बोझ नहीं होता, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, आँखों पर पलकों का बोझ नहीं होता कि जो अपनी वस्तु किसी को भारी नहीं लगती, हमने आपको पहले भी बताया। और भारी सिर्फ वजन से ही नहीं, जो होता है कि हम किसी चीज़ का दबाव या भार महसूस करते हैं, उस अर्थ में लिया है। तो देखिए अपनी वस्तु किसी पर भी भारी नहीं होती। यहाँ पर किसी पर की जगह हम कर लेते हैं स्वयं पर, और इसे भी हटा लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, अपनी वस्तु स्वयं पर भारी नहीं होती। फिर चौथे में क्या है, गाय ना बाछी नींद आवे आछी, जिसके पास कुछ नहीं है उसे कोई गम नहीं है। तो इसे भी लिख लेते हैं। यानी कि जिसके पास कुछ खोने को ना हो उसे कोई चिंता नहीं रहती। आप वैसे भी देख सकते हैं, जिसके पास गाय बछड़ा होगा तो उसे चिंता रहेगी कि कोई खोल ना ले जाए, लेकिन जिसके पास है ही नहीं तो उसे कोई चिंता ही नहीं रहेगी। अब देखिए किसमें सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहला कि आप शहर चल कर रहिए, वहाँ अध्यापन कीजिए, यहाँ आपकी विद्या की कोई कद्र नहीं है। आप कितना भी पढ़ाइए, अच्छा काम कीजिए, इसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि यहाँ इसे कोई नहीं सराहता। अर्थात जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये तो बिल्कुल सही प्रयुक्त हुआ है। दूसरा क्या था, जब तो गांव से शहर में पढ़ने आए थे तब तो बड़े सरल थे, परंतु अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गए हो। सच है चंदन की चुटकी भली गाड़ी भराना काट, यानी अच्छी वस्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है। तो यह तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं बैठा, अर्थात उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और बाकी के जो विकल्प हैं उनका हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है कि ये क्या होगा। बाकी के भी जो विकल्प हैं उनके भी आपको यहाँ पर अर्थ बता दिए गए हैं। अब 70वां प्रश्न देखते हैं। राम पैसे तो अच्छे दे रहा है पर देगा 3 महीने बाद, जबकि श्याम कम पैसों में खरीदेगा पर हिसाब तुरंत करेगा। मैं तो शाम को ही बेचूंगा, मेरी तो नीति है कि
अब इसके आगे आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला, न 9 मन तेल हो, यहाँ पर है 9 मन तेल खाए फिर तिलेर का तिलेर, ये देखिए नीलेर के स्थान पर तिलेर होगा। फिर अगला है ना 9 नगद ना 13 उधार, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 9 नगद ना 13 उधार। फिर तीसरा है 9 दिन चले 2.5 कोस, और चौथा है नन्हे होकर रहिए जैसे नन्ही दूब। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम यही करेंगे, सभी विकल्पों का पहले अर्थ लिखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, एक ही प्रश्न में आपके 4 प्रश्नों को करते जा रहे हैं। थोड़ा हमें इसमें समय लगेगा, लेकिन आपके पास 500 से अधिक लोकोक्ति मुहावरे तैयार हो जाएंगे। फिर आपको कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ इनसे बाहर चली जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है आपका 9 मन तेल खाए फिर तिलेर का तिलेर, यानी कि खूब खाकर भी पतला के पतला रहना। इसका अर्थ क्या होता है, खूब खाकर भी पतला ही रहना। फिर देखिए अगला है 9 नगद ना 13 उधार, यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया कि इसका अर्थ होता है आज नगद और कल उधार, यानी कि नगद में चीज़ भली उधार के बजाय। तीसरा है 9 दिन चले 2.5 कोस, तो देखिए यह हम आपको पहले बता चुके हैं क्या होता है इसका अर्थ। इसका अर्थ होता है कार्य करने की धीमी गति। फिर है नन्हे होकर रहिए जैसे नन्ही दूब, यानी कि इंसान को हमेशा छोटा बनकर रहना चाहिए। कि ये क्या है, हमेशा छोटा बनकर या झुककर रहना चाहिए। या झुककर रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि राम तो पैसे अच्छे दे रहा है पर देगा 3 महीने बाद, जबकि शाम कम पैसों में खरीदेगा पर हिसाब तुरंत करेगा। मैं तो शाम को ही बेचूंगा, मेरी तो नीति है कि 9 नगद ना 13 उधार, यानी कि आज जो नगद में मिल रहा है वही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और बाकी के विकल्पों का भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अब 71वां प्रश्न, स्वामी रामातीर्थ को बचपन से ही सत्संग का बड़ा शौक था। राम और कृष्ण की कथाएं सुनकर उनकी आंखें सजल हो जाती थीं, रोम रोम में प्रेम का संचार हो जाता था। सच है, आगे हमें यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। पहला, होनहार बिरवान के होते चीकने पात। दूसरा, होनहार मिटती नहीं होवे बिस्से 20। तीसरा, हजारों टाँकी सहकर ही महादेव होते हैं। और चौथा, हलक से निकली खलक में पड़ी। तो देखिए पहला क्या है, होनहार बिरवान के होते चीकने पात। तो इसका अर्थ देखते हैं सबसे पहले। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है होनहार के गुण बचपन में ही दिखने लगते हैं। अर्थ क्या होता है, होनहार के गुण बचपन में ही दिखने लगते हैं। यानी कि जो हम सामान्यतः कह भी देते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। फिर देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है होनहार मिटती नहीं होवे बिस्से 20। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि जो होना होता है वो होकर रहता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है जो होना होता है वो होकर रहता है। फिर देखिए तीसरा है, हजारों टाँकी सहकर ही महादेव होते हैं, यानी कि जो मेहनत करता है वही कुछ बनता है। और चौथा, हलक से निकली खलक में पड़ी। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, देखिए पहले तीसरे का लिख लेते हैं। क्या होता है इसका अर्थ,
जो मेहनत करते हैं वे ही कुछ बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि पत्थर तो पत्थर होता है, लेकिन जब उस पर मेहनत की जाती है या वो हजारों प्रहार सहता है तो वो महादेव की मूर्त भी बन जाता है। चौथा क्या है, हलक से निकली खलक में पड़ी। इसका अर्थ क्या होता है, मुंह से निकली बात सारे संसार में फैल जाती है। तो देखिए इसका अर्थ रख लेते हैं, क्या होता है, मुंह से निकली बात सारे संसार में फैल जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा बैठेगा। तो देखिए पहला क्या है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यानी होनहार के गुण बचपन में ही दिखने लगते हैं। और यहाँ पर बात भी क्या कही गई है कि स्वामी रामातीर्थ को बचपन से ही सत्संग का बड़ा शौक था, यानी कि बचपन से ही वो इस दिशा में मुड़ चुके थे और आगे जाकर महान संत भी बने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए ये फायदा है जब हम एक एक विकल्प सहित यहाँ पर करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। अब 72वां प्रश्न देखते हैं। संसार में कोई सुंदर है तो कोई कुरूप, कोई स्वस्थ है तो कोई रुग्ण, कोई करोड़पति है तो कोई अंकचिन, इसलिए कहा गया है कि, और रिक्त स्थान पूछा है, रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। देखते हैं क्या क्या विकल्प हैं। पहला, यहाँ ना लगा ही रौरी माया। दूसरा, इब्तिदा ए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तीसरा, ईतर के घर तीतर बाहर बांधूं की भीतर। और चौथा, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। अब देखिए यहाँ पर भी हम इसे इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए पहला है, इहा ना लगा ही रौरी माया। फिर दूसरा है, इब्तिदा ए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये तो आपने कई बार शेर या शायरी में सुना होगा कि अभी तो प्रेम की शुरुआत है, अभी से क्या रोता है, तो ये तो नहीं बैठा। तीसरा, ईतर के घर तीतर बाहर बांधूं की भीतर, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ मिल जाए जो उसके पास ना हो तो उसे समझ में ही नहीं आता कि उसे करना क्या है। और चौथा है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो देखिए क्या है, संसार में कोई सुंदर कोई कुरूप, कोई स्वस्थ कोई बीमार, यानी कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 73वां प्रश्न है, किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग है। पहला है, घर का जोगी तो जोगड़ा ही होता है, आन गांव का सिद्ध होता है। दूसरा, जह जह चरण पड़े संतन के, तह तह बंटा ढार होता ही है। तीसरा, जाति पाति मूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई होता ही है। और चौथा, मैं उनका नमक खाता हूँ तब उनकी सी ना कहूँ तो क्या करूँ, मनुष्य को चाहिए कि जहाँ का पीवे पानी वहीं की बोले वाणी। तो देखिए ये क्या है, ये है आपका पानी। तो यहाँ पर यदि आप चारों विकल्पों को देखेंगे तो पहले 3 विकल्प में आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ तो कोई बात बन ही नहीं रही है। लेकिन जब आप चौथे विकल्प को देखेंगे कि मैं उनका नमक खाता हूँ, अगर उनकी सी ना कहूँ तो क्या करूँ, भाई जिसके यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, जिसका काम कर रहा हूँ, मैं तो उसी की सी कहूँगा। और मनुष्य को चाहिए कि जहाँ का पीवे पानी वहीं की बोले वाणी, यानी कि जहाँ वो रह रहा है, जहाँ काम कर रहा है वैसा ही करे, उसी का अनुसरण करे। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब 74वां प्रश्न, किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। पहला है, उसने मेरा हाथ जोर से खींच दिया। दूसरा, होम करते समय उसके हाथ जल गए। तीसरा, शादी के कारण उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है। और चौथा, वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा करके रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, मुहावरे का सही प्रयोग कहाँ हुआ है। तो देखिए पहला क्या था, उसने मेरा हाथ जोर से खींच दिया, तो यह तो कहीं से भी मुहावरा नहीं है। दूसरा, होम करते समय उसके हाथ जल गए, यह भी कोई मुहावरा नहीं है, सामान्य वाक्य है। तीसरा, शादी के कारण उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, तो हाथों में मेहंदी लगना यह भी कोई मुहावरा नहीं है। हाथ पीले होना वह मुहावरा है, उसका अर्थ होता है विवाह होना। और चौथा है, वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा करके ही रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है मुहावरा, हाथ धोकर पड़ना, यानी कि
इसका अर्थ होता है किसी कार्य में लगे रहना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब 75वां प्रश्न, निम्नांकित में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? पहला, माँ मेरे लिए पराठा बनाती है तब उसकी पांचों उंगलियां घी में भरी हुई होती हैं। दूसरा, भूखा कुत्ता दरवाजे पर रखे जूते चाटने लगा। तीसरा, धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है। और चौथा, बेटे ने संदूक में पगड़ी रख ली। तो देखिए पहला क्या है, माँ मेरे लिए पराठा बनाती है तब उसकी पांचों उंगलियां घी में भरी हुई होती हैं। पांचों उंगलियां घी में होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लाभ ही लाभ होना। तो क्या माँ जब पराठा बनाती है तो उसे लाभ ही लाभ होता है? तो यह तो गलत है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, लाभ ही लाभ होना। दूसरा है, भूखा कुत्ता दरवाजे पर रखे जूते चाटने लगा। जूते चाटना यानी कि क्या करना? चापलूसी करना। तो इसका अर्थ होगा चापलूसी करना। फिर देखिए तीसरा क्या है, धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है। आसन डोलना यानी कि क्या होगा? इसका हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, मन विचलित होना या आकर्षित होना। क्या होगा? मन विचलित होना या फिर आकर्षित होना। और चौथा है, बेटे ने संदूक में पगड़ी रख ली। पगड़ी रख लेना यानी कि इज्जत बचाना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही बैठता है। पहले में है माँ मेरे लिए पराठा बनाती है तब उसकी पांचों उंगलियां घी में भरी हुई होती हैं, यानी कि उसे लाभ ही लाभ हो रहा होता है पराठे बनाते समय। तो यह तो गलत है, लाभ तो हमें होता है, लजीज पराठे खाने को मिलते हैं। दूसरा, भूखा कुत्ता दरवाजे पर रखे जूते चाटने लगा। तो क्या कुत्ता चापलूसी करेगा जूते चाट कर? उसे कौन सा काम निकलवाना है? तो यह भी गलत है। तीसरा, धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है, यानी कि ईमानदार भी धन की तरफ आकर्षित हो जाता है या उसका मन धन की तरफ विचलित हो जाता है। तो यह बिल्कुल सही है, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ भी आपके इस बार प्रश्न में 4 यहाँ पर मुहावरे तैयार हो गए। 76वां प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? पहला है, उस जैसे मक्कारों पर समझाने का असर नहीं होता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरा है, संदीप ने बीमार भाई को समझाया, सब काम छोड़कर पहले अपना इलाज कराओ, जान है तो जहान है। तीसरा, चंद्रमोहन मकान बनाकर क्या करेगा, वह तो बहता पानी रमता जोगी है। और चौथा, अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अब एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला क्या है, उस जैसे मक्कारों पर समझाने का असर नहीं होता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो बिल्कुल सही है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यह लोकोक्ति आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, अर्थात जिन्हें मार खाने की आदत है वो बातों से नहीं मानते हैं। दूसरा, संदीप ने बीमार भाई को समझाया, सब काम छोड़कर पहले अपना इलाज कराओ, जान है तो जहान है, अर्थात यदि इंसान में जान है तो सब कुछ उसके हाथ में ही है। तो यह भी सही है। तीसरा, चंद्रमोहन मकान बनाकर क्या करेगा, वह तो बहता पानी रमता जोगी है। बहता पानी रमता जोगी अर्थात एक प्रकार से सन्यासी या फिर एक स्थान पर ना टिकने वाला। एक स्थान पर ना टिकने वाला। तो यह भी आपका सही हो गया। चौथा है, अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो ऊंट किस करवट बैठेगा यानी कि अर्थात क्या होगा, इसको हम किस भावार्थ में प्रयोग करते हैं, आगे क्या होगा।
तो ये तो पशुपालक कैसे बताएगा, यानी कि यह आपका गलत प्रयुक्त हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 77वां प्रश्न देखते हैं क्या है। इनमें से कौन से वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? पहला, गुमराह युवाओं को रोजगार मिल जाए तो देश में शांति हो जाए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। दूसरा, बेईमान साझेदार से जितना मिल रहा है ले लो, भागते भूत की लंगोटी ही सही। तीसरा, ढोंगी बाबाओं के मुंह में राम, बगल में, यहाँ पर द्वारी है, देखिए इसके स्थान पर क्या होगा, बगल में छुरी होती है। ये सब जो प्रिंटिंग मिस्टेक हैं ये आपको जब PDF दी जाएगी तो सही कराकर दी जाएगी। और चौथा, हथेली पर सरसों थोड़े ही उगती है, वह तो खेतों में उगाई जाती है। क्या पूछा है, कहाँ पर सही प्रयोग नहीं हुआ है? पहला क्या है, गुमराह युवाओं को रोजगार मिल जाए तो देश में शांति हो जाए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर। इसका अर्थ यहाँ पर क्या होगा कि देखिए इसका अर्थ होगा खाली बैठे बैठे नकारात्मक विचार ही आते हैं। नकारात्मक विचार ही आते हैं। दूसरा, बेईमान साझेदार से जितना मिल रहा है ले लो, भागते भूत की लंगोटी ही सही, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ होता है जब कुछ भी मिलने की उम्मीद ना हो, जब कुछ मिलने की उम्मीद ना हो तब जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष कर लेना। तब जो मिले उसमें संतोष कर लेना। और तीसरा है, ढोंगी बाबाओं के मुंह में राम, बगल में छुरी होती है, यानी कि मन में शत्रुता और बाहर प्रेम, मुंह में राम बगल में छुरी। इसका अर्थ क्या होता है, मन में शत्रुता, बाहर प्रेम, बाहर दिखावटी प्रेम। और देखिए चौथा है, हथेली पर सरसों थोड़े ही उगती है, वह तो खेतों में उगाई जाती है। हथेली पर सरसों उगाना अर्थात असंभव कार्य करना या कठिन कार्य करने की कोशिश करना। असंभव या कठिन कार्य कम समय में करने की कोशिश करना। अब यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए पहले में क्या है, गुमराह युवाओं को रोजगार मिल जाए तो देश में शांति हो जाए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यानी खाली बैठे बैठे उनके अंदर नकारात्मक विचार ही आते हैं। तो यह तो बिल्कुल सही है। दूसरा, बेईमान साझेदार से जितना मिल रहा है ले लो, भागते भूत की लंगोटी ही सही, यानी जब बेईमान से तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अगर कुछ मिल रहा है तो ले लो, तो यह बिल्कुल सही है। तीसरा, ढोंगी बाबाओं के मुंह में राम, बगल में छुरी होती है, यानी मन में शत्रुता या दुर्भावना होती है और बाहर दिखावटी प्रेम होता है, बिल्कुल सही है। चौथा, हथेली पर सरसों थोड़े ही उगती है, वह तो खेतों में उगाई जाती है। तो हथेली पर सरसों उगाना यानी असंभव या कठिन कार्य कम समय में पूरा करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर यह गलत प्रयुक्त हुआ है, अर्थात उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब 78वां प्रश्न, किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? पहला, कच्चे आम खाने से दांत हो जाते हैं।
दूसरा, बाढ़ के कारण चारों ओर पानी पानी हो गया। तीसरा, यज्ञ करते समय हवन सामग्री के साथ साथ आग में घी भी डालना पड़ता है। और चौथा, वह कई वर्षों से जगह जगह की खाक छान रहा है परंतु कहीं नौकरी नहीं मिली। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, कच्चे आम खाने से दांत, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर है दांत खट्टे हो जाते हैं। तो दांत खट्टे करना यानी कि पराजित करना। तो देखिए क्या, कच्चे आम खाने से आप पराजित हो जाते हैं, तो यह तो गलत प्रयुक्त में हुआ है। फिर दूसरा है, बाढ़ के कारण चारों ओर पानी पानी हो गया। पानी पानी हो जाना यानी कि शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। तो क्या बाढ़ से आप शर्मिंदा होते हैं, तो यह भी गलत है, सरकारों को होना चाहिए जो हालात चल रहे हैं उसमें। तीसरा, यज्ञ करते समय हवन सामग्री के साथ साथ आग में घी भी डालना चाहिए। आग में घी डालना अर्थात भड़काना, तो यह भी आपका सही प्रयोग में नहीं हुआ। चौथा, वह कई वर्षों से जगह जगह की खाक छान रहा है परंतु कहीं नौकरी नहीं मिली। खाक छानना अर्थात दर दर भटकना, तो नौकरी के लिए वह दर दर भटक रहा है, तो यह बिल्कुल सही प्रयोग में हुआ है। हम सभी लोग, आप भी नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं, दर दर एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब 79वां प्रश्न, किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग नहीं हुआ है? पहला, घाव पर नमक छिड़कने से बहुत जलन होती है। दूसरा, चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9-2-11 हो गए। तीसरा, पुलिस की गाड़ी देखते ही दंगाई दुम दबाकर भाग गए। चौथा, चुनाव के दिनों में नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। तो देखिए पहला क्या है, घाव पर नमक छिड़कने से बहुत जलन होती है। घाव पर नमक छिड़कना, ये हमने आपको शुरुआत में बताया था। दुख को और बढ़ाना, तो देखिए क्या यह सही प्रयोग हुआ है, तो यह गलत प्रयोग में हुआ है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बाकी के विकल्पों में जो मुहावरे या लोकोक्ति प्रयुक्त में लिए गए हैं उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है, अब दूसरा, चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना, यह हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। तीसरा है, पुलिस की गाड़ी देखते ही दंगाई दुम दबाकर भाग गए। दुम दबाकर भागना यानी डर कर भागना। और चौथा है, चुनाव के दिनों में नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। कीचड़ उछालना यानी कि क्या करना, एक दूसरे पर आरोप लगाना। तो ये तो चुनावों में होता ही है, यानी कि यह आपका सही, यहाँ पर यह भी सही है। तो यहाँ पर भी देखिए इस प्रश्न में हमने क्या किया, आपके 4 प्रश्न एक ही प्रश्न से कर लिए हैं। अब 80वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपको क्या बताना है कि सही प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है लोकोक्ति का, वह आपको यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं, पहला है, उसे इंटरनेट और ईमेल समझाकर क्या करोगे, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। दूसरा, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर इलाज करने वाले डॉक्टरों से बचना चाहिए, नीम हकीम खतरे जान होता है। तीसरा, पिता ने बेटे को समझाया कि अपने भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध जब तक प्रमाण ना हो उससे झगड़ा मोल ना लेना, जल में रहकर मगर से बैर नहीं करते। और चौथा, भ्रष्ट और स्वार्थी राजनेता राष्ट्रीय हितों को भूलकर अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापने में लगे रहते हैं। तो देखिए पहला क्या है, उसे इंटरनेट और ईमेल समझाकर क्या करोगे, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात अनपढ़ होना, कि वह तो अनपढ़ है, उसे समझाकर क्या करोगे, तो यह तो बिल्कुल सही प्रयोग में लिया है।
दूसरा, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर इलाज करने वाले डॉक्टरों से बचना चाहिए। नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान अर्थात क्या होता है? शुरुआत में हमने आपको बताया, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो क्या ये यहाँ पर सही प्रयोग में हुआ है? तो ये सही प्रयोग में नहीं लिया गया है, और आपसे पूछा भी यह है कि कौन सा सही प्रयोग में नहीं लिया गया, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यही आपका उत्तर होगा। अब अगले 2 विकल्पों को भी देख लेते हैं, उनके भी भावार्थ समझेंगे। तीसरा क्या था? पिता ने बेटे को समझाया कि अपने भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध जब तक प्रमाण ना हो उससे झगड़ा मोल ना लेना। जल में रहकर मगर से बैर नहीं करते, यानी कि शक्तिशाली से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति जहाँ पर शक्तिशाली है वहाँ उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। चौथा, भ्रष्ट और स्वार्थी राजनेता राष्ट्रीय हितों को भूलकर अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बताना है आपको, अपनी 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 ढपली, अपना अपना राग, ये आपकी लोकोक्ति है। इसका अर्थ देखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका अर्थ होता है संगठन का अभाव, यानी कि उनमें कोई संगठन नहीं होता है। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है संगठन का अभाव, यानी कि सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी जो उनके स्वार्थ हैं उनकी पूर्ति में लगे हुए हैं, उनमें कोई भी संगठन नहीं है, एकजुटता नहीं है। 81वां प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? पहला, गेहूं हमेशा साफ करके पिसवाना चाहिए, नहीं तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। दूसरा, बहू ने भी कुछ कहा होगा तभी तो सास ने झगड़ा किया, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। तीसरा देखते हैं विकल्प, बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि विवाह ऐसी मिठाई है जो खाए सो पछताए, ना खाए तो पछताए। चौथा, सेठ जी तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए पर विश्वास रखते हैं, उनसे दान की उम्मीद मत करो। तो इन्हें एक एक करके सारे विकल्पों को देखते हैं। तो देखिए पहला क्या है, गेहूं हमेशा साफ करके पिसवाना चाहिए, नहीं तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, जो अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द हुई उसमें भी हुआ। तो देखिए इसका अर्थ देखते हैं सबसे पहले कि इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है बुरे के संगत में भले भी बदनाम हो जाते हैं। आप इसे SI भर्ती 2021 से याद रखेंगे। तो देखिए इसका अर्थ क्या है कि बुरे की संगत में भले भी बदनाम हो जाते हैं। याद रखें SI 2021 को। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वास्तविकता में पढ़ाई कर कर मेहनत कर कर लगे हैं, लेकिन आजीवन उन्हें वही पेपर चोर बोला जाएगा, क्योंकि उनके बैच में अधिकतर लोग पेपर चोर हैं, तो उनकी वजह से अब वो भी बदनाम हो गए। दूसरा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसी में आपका सही प्रयोग नहीं हुआ। गेहूं हमेशा साफ करके पिसवाना चाहिए, नहीं तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, तो यह तो गलत हो गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बाकी के विकल्पों में जो मुहावरे या लोकोक्ति प्रयुक्त हुए हैं उनका भावार्थ भी देखते हैं। दूसरा है, बहू ने भी कुछ कहा होगा तभी तो सास ने झगड़ा किया, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती, और हमेशा दोनों ही बदमाश होती हैं, सभी जानते हैं। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि अकेले किसी का दोष नहीं होता, दोष दोनों तरफ से होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, दोष दोनों ओर से होता है।
तीसरा था, बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि विवाह ऐसी मिठाई है जो खाए तो पछताए, जो ना खाए तो पछताए, यानी जिसे मिले वह भी पछता रहा है। तो आप जानते हैं प्रैक्टिकली भी जिसका विवाह होता है वो भी दुखी है अपनी घरवाली से, और जिसका नहीं हुआ वो इसलिए दुखी है कि उसकी शादी नहीं हो रही। चौथा है, सेठ जी तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए पर विश्वास करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अर्थात इसका अर्थ होता है कंजूस होना। तो देखिए यहाँ भी आपके इस प्रश्न में 4 प्रश्न और तैयार हो गए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 82वां प्रश्न, किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है? पहला, धन संपत्ति के लालच में भाई ही भाई के खून के प्यासे हो जाते हैं। दूसरा, भारी वर्षा के कारण पूरे शहर में पानी पानी हो गया। तीसरा, अंगारों पर पैर रखने से फफोले हो जाते हैं। और चौथा, कटे पर नमक छिड़कने से जलन होती है। तो देखिए पहला क्या है, धन संपत्ति के लालच में भाई ही भाई के खून के प्यासे हो जाते हैं। खून का प्यासा होना अर्थात दुश्मन होना। या दुश्मनी होना। तो बिल्कुल धन संपत्ति के लालच में भाई ही भाई के दुश्मन हो जाते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। और आपसे पूछा भी यही है कि किसका सार्थक प्रयोग हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बाकी के विकल्पों में जो मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं उनका भावार्थ देख लेते हैं। दूसरा है, भारी वर्षा के कारण पूरे शहर में पानी पानी हो गया। तो देखिए कई बार आ चुका है पानी पानी हो जाना अर्थात शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना। तीसरा क्या है, अंगारों पर पैर रखने से फफोले हो जाते हैं। अंगारों पर पैर रखना अर्थात क्या होता है, जोखिम भरा कार्य करना। इसका अर्थ क्या होता है, जोखिम भरा कार्य करना। और चौथा है, कटे पर नमक छिड़कने से जलन होती है। तो देखिए जले पर नमक छिड़कना, कटे पर नमक छिड़कना, ये हम आपको पहले ही अब कई बार बता चुके हैं। 83वां प्रश्न है, किस वाक्य में मुहावरे का गलत प्रयोग हुआ है? तो आपको बताना है गलत प्रयोग किसमें हुआ है। पहला है, देश के लिए सैनिक सिर पर कफन बांधकर चलते हैं। दूसरा, उसे व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी चांदी कट गई। तीसरा, मैंने कई लोगों की जूतियां उठाई हैं तभी आज यहाँ पहुँचा हूँ। चौथा, सरकारें आजकल काम करने की बजाय कागजी घोड़े दौड़ाने में अधिक लगी हुई हैं। अब एक एक करके इन सभी विकल्पों को देख लेते हैं। पहला क्या है, देश के लिए सैनिक सिर पर कफन बांधकर चलते हैं। तो देखिए सिर पर कफन बांधना अर्थात क्या होता है, मौत से भी ना डरना। मौत से ना डरना, तो यह तो बिल्कुल सही है। दूसरा, उसे व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी चांदी कट गई। चांदी कटना, चांदी कटना जो होता है मुहावरा, उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है बहुत धन अर्जित करना या बहुत पैसा कमाना। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बहुत धन अर्जित करना। तो क्या ये सही है? देखिए उसे व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसने बहुत धन अर्जित कर लिया, तो यह गलत है। और आपसे पूछा भी ये है कि कौन सा गलत प्रयुक्त हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बाकी के दोनों विकल्पों में भी हम भावार्थ देखेंगे। तीसरा क्या है, मैंने कई लोगों की जूतियां उठाई हैं तभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जूतियां उठाना अर्थात एक प्रकार से चापलूसी करना या बहुत कार्य करना, इस रूप में भी ये कभी कभार प्रयुक्त होता है। देखिए इसमें क्या है, आपको कभी कभार देखना भी पड़ेगा कि क्या यह इसके भावार्थ से आसपास भी है, तो भी वह सही माना जाएगा। चौथा है, सरकारें आजकल काम करने की बजाय कागजी घोड़े दौड़ाने में अधिक लगी हुई हैं। तो देखिए प्रैक्टिकली तो बात एकदम सही है, तो बिल्कुल सही है कथन। तो अब यहाँ पर मुहावरा क्या है, कागजी घोड़े दौड़ाना। क्या है मुहावरा? मुहावरा है आपका कागजी घोड़े
दौड़ाना। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ लिख लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले, यानी बिना मतलब का कार्य करना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब बिना मतलब का कार्य करना। जैसे सरकारें करवाती हैं कि जो सही सड़क बनी हुई है उसे तोड़वा के वापस बनवा लो, लेकिन जो पहले से टूटी हुई है उसे नहीं बनवाती हैं। अब 84वां प्रश्न, किस विकल्प में मुहावरे की दृष्टि से असंगत प्रयुक्ति हुई है, यानी कि कौन सा विकल्प में मुहावरा गलत प्रयुक्त हुआ है। पहला है, परीक्षा के दिनों में छात्रों को पढ़ने की धुन सवार रहती है। दूसरा, पुलिस ने दंगाइयों पर लाठी चार्ज कर तितर बितर कर दिया। तीसरा, भारतीय टीम की हार से क्रिकेट प्रशंसकों का दिल टूट गया। और चौथा, लड़कों ने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए इसलिए हारते ही जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्या है, परीक्षा के दिनों में छात्रों को पढ़ने की धुन सवार रहती है। बिल्कुल सही है। जब हमारा भी एग्ज़ाम पास होता है तो हम सभी लोग भी, हम पर भी परीक्षा की धुन सवार रहती है कि अब हमें कैसे भी अपना एग्ज़ाम पास करना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, धुन सवार रहना। तो यहाँ पर आपके पास मुहावरा क्या दिया गया है, मुहावरा है धुन सवार रहना। इसका अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए इसका अर्थ होता है पीछे पड़ जाना। फिर देखिए दूसरा है, पुलिस ने दंगाइयों पर लाठी चार्ज कर तितर बितर किया। तितर बितर करना अर्थात खदेड़ना। तो देखिए पुलिस का तो कार्य ही ये है, जब लोग ज़्यादा हुड़दंग करें तो लठ बजाकर उन्हें खदेड़ देना। जब आप लोग भी ऐसा ही हो जाएंगे तो आप भी जमकर लठ चलाइएगा। तीसरा, भारतीय टीम की हार से क्रिकेट प्रशंसकों का दिल टूट गया। दिल टूट जाना यानी दुखी होना। अब अलग अलग चीज़ों पर भी दिल टूट जाता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। चौथा है, लड़कों ने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए इसलिए हारते ही जा रहे हैं। तो धूप में बाल सफ़ेद करना क्या था, मूर्ख होना या अनुभवहीन होना। मूर्ख या फिर अनुभवहीन होना। क्या पूछा है, असंगत प्रयुक्ति हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लड़के इसलिए थोड़ी हार रहे हैं कि मूर्ख हैं, मेहनत नहीं की होगी इसलिए हार रहे हैं। अब 85वां प्रश्न देखते हैं। वह बहुत होशियार है, हमेशा रिक्त स्थान है। इस वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा मुहावरा उपयुक्त रहेगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये करना है कि सभी वाक्यों के जो विकल्प हैं उनको, उनका भावार्थ लिख लेना है, उसके बाद में हम देखेंगे। तो पहला क्या है, पाँव में मेहंदी लगना। दूसरा क्या है, फूंक फूंक कर पैर रखना। तीसरा पलंग तोड़ना। और चौथा हवाई किले बनाना। तो देखिए पहला, पाँव में मेहंदी लगना, वह बहुत होशियार है, हमेशा पाँव में मेहंदी लगा कर रहता है, तो यह तो गलत होगा। दूसरा, फूंक फूंक कर पैर रखना, यानी कि संभल कर कार्य करना। तो वह बहुत होशियार है, हमेशा संभल कर कार्य करता है, यह बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, पलंग तोड़ना नहीं होगा। हवाई किले बनाना, इसका अर्थ यदि आप देखें, हवाई किले बनाना, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कल्पना करना। जो कई बार आप लोग भी करते होंगे मन ही मन कि जब मैं यह बन जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, उस प्रकार की चीज़ें हवाई किले बनाना कहलाती हैं। 86वां प्रश्न, सुशील कुमार ने प्रतिपक्षी पहलवान को रिक्त स्थान कर दिया। रिक्त स्थान में कौन सा मुहावरा उपयुक्त रहेगा। पहला, कतर ब्योंत करना। दूसरा देखते हैं, चारों खाने चित करना। तीसरा, गुड़ गोबर करना। और चौथा, दिल निकाल कर रख देना। तो देखिए पहला विकल्प क्या है, यहाँ पर भी वही हम कार्य करेंगे। क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी के भावार्थ लिखेंगे। पहला है कतर ब्योंत करना। कतर ब्योंत करना अर्थात कम खर्च करना।
इसका अर्थ क्या है? कम खर्च करना। तो क्या सुशील कुमार ने कम खर्च करके पहलवान को कुछ किया होगा? तो यह तो गलत है। दूसरा क्या है? चारों खाने चित्त करना यानी पराजित करना। तो देखिए इसे रख के देखते हैं। सुशील कुमार ने प्रतिपक्षी पहलवान को चारों खाने चित्त कर दिया यानी पराजित कर दिया। तो यह सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर हो जाएगा। अब तीसरे विकल्प का भावार्थ देखते हैं। गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करना क्या होता है? तो गुड़ गोबर करना होता है कि बने बनाए काम को बिगाड़ देना, बना हुआ काम बिगाड़ना। और चौथा दिल निकाल कर रख देना यानी कि अत्यंत प्रेम करना। तो यह तो आप प्रैक्टिकली भी समझ ही सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 87वां प्रश्न। केंद्र सरकार द्वारा सहायता के नाम पर राजस्थान को दी जा रही अकाल राहत सामग्री रिक्त स्थान बनकर रह गई है। यहाँ पर रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में उपयुक्त लोकोक्ति होगी। पहला, सावन हरे ना भादो सूखे। दूसरा, उल्टे बांस बरेली को। तीसरा, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। और चौथा, ऊंट के मुंह में जीरा। तो देखिए वही हम करेंगे, एक एक करके सारे विकल्पों का भावार्थ लिखेंगे। पहला क्या है? सावन हरे ना भादो सूखे, अर्थात सदा एक सा रहना। सदा एक सा रहना। तो देखिए क्या कह रहा है? केंद्र सरकार द्वारा सहायता के नाम पर राजस्थान को दी जा रही अकाल राहत सामग्री सदा एक सावन हरे ना भादो सूखे यानी सदा एक सी रहकर बन गई है। तो यह तो कुछ नहीं बैठा यानी गलत है। दूसरा, उल्टे बांस बरेली को यानी विपरीत कार्य करना। तो क्या विपरीत कार्य बन के रह गई है? अकाल है तो राहत सामग्री मिलेगी, विपरीत कार्य तो नहीं है, यानी कि यह भी नहीं होगा। तीसरा, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, अर्थात पक्षपात करना। तो यह भी नहीं बैठा। चौथा क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा यानी अधिक आवश्यकता है लेकिन कम मिल रहा है। तो यह एकदम सही बैठा। अर्थ लिख लेते हैं। पहले क्या है? अधिक आवश्यकता पर कम मिलना। तो यह बिल्कुल सही बैठ रहा है कि जो अकाल राहत सामग्री मिल रही है राजस्थान को वह ऊंट के मुंह में जीरा है, यानी कि आवश्यकता बहुत अधिक की है लेकिन मिल कम रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, कई बार आपको यह देखने को मिलेगा, तो आप इसे याद रखें। 88वां प्रश्न है। कृतघ्न सूर्यकांत तुम्हारे उपकार को भूल गया है तो चिंता मत कर, कहते हैं ना कि रिक्त स्थान में उपयुक्त लोकोक्ति है। चार हाथ पांव सबके हैं, जान है तो जहान है, नेकी कर दरिया में डाल और सांच को आँच नहीं। तो देखिए पहला क्या है? चार हाथ पांव सबके हैं, तो यह तो नहीं बैठेगा। यदि वह उपकार भूल गया तो चार हाथ पांव सबके हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा, जान है तो जहान है, यदि आप जिंदे हैं तो सब कुछ है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तीसरा, नेकी कर दरिया में डाल, तो यह आपका सही उत्तर होगा, यानी कि अच्छाई कर भूल जानी चाहिए। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है अच्छाई करके भूल जानी चाहिए, कभी किसी का भला कर कर उसे गिनाना नहीं चाहिए। और दूसरा, सांच को आँच नहीं, यानी कि सच कभी नहीं छुपता या दबता। तो यहाँ पर उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर 3। अब 89वां प्रश्न।
जो लोग अपनी जेब की तरफ ना देखकर खोखली शान में सीमा से अधिक धन खर्च करते हैं वे कर्ज में डूब जाते हैं, जबकि चाहिए यह कि रिक्त स्थान। इस वाक्य में रिक्त स्थान में सही लोकोक्ति होगी। तो देखिए इसे आप आसानी से पकड़ लेंगे। पहला है चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काठ, दूसरा तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर, तीसरा कभी घी घना कभी मुट्ठी चना, और चौथा गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज करें। तो देखिए सभी विकल्पों को एक एक करके उनका अर्थ देख लेते हैं। पहला क्या है, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा ना काठ, अर्थात क्या होगा, अच्छी वस्तु कम मात्रा में भी मूल्यवान होती है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होगा, हमने आपको पहले भी ये बता रखा है कि अच्छी वस्तु कम मात्रा में भी मूल्यवान होती है। तो क्या यह बैठा है यहाँ पर, तो यह तो नहीं बैठा। दूसरे तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर, यानी कि अपनी क्षमता अनुसार कार्य करना चाहिए। जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार कार्य या खर्च करना चाहिए। तो यह एकदम सही बैठा, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा क्या है, कभी घी घना कभी मुट्ठी चना, यानी कि क्या होगा, तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, हमने आपको पहले इससे बताया भी था। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कभी सुख तो कभी दुख। यानी कभी खुशी कभी गम। इस प्रकार से आप इसे याद रखें। चौथा है गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज करें। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखें। गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज करें, यानी एक ओर तो अच्छी वस्तु को ग्रहण करना और दूसरी ओर उसी से संबंधित छोटी वस्तुओं से बचना। तो इसका अर्थ भी आप लिख लीजिए, क्या होगा, इसका अर्थ होगा एक ओर अच्छी वस्तु ग्रहण करना और दूसरी ओर उससे संबंधित छोटी वस्तु से बचना या उसे ग्रहण ना करना। तो देखिए यहाँ पर भी आपको चारों के अर्थ हमने बता दिए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 90, रज्जो के थोड़ी पढ़ी लिखी होने के कारण अनपढ़ औरतें उससे सलाह लेने पहुंच जाती हैं, वह रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में इनमें से कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त रहेगी। पहला, डूबते को तिनके का सहारा। देखिए यहाँ पर क्या है, डूबते को तिनके का सहारा। दूसरा, अंधों में काना राजा। तीसरा, काला अक्षर भैंस बराबर। और चौथा देखते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी कि अब यहाँ पर देखिए, आप वैसे तो इसका उत्तर समझ ही गए होंगे, लेकिन हम चारों विकल्पों का यहाँ पर आपको अर्थ बताएंगे। तो पहला क्या है, डूबते को तिनके का सहारा, अर्थात आपदा या विपत्ति में थोड़ी सहायता ही बहुत होती है। बहुत होती है। दूसरा क्या है यहाँ पर, तो दूसरा है आपके पास, अंधों में काना राजा।
इसका अर्थ देखते हैं, अंधों में काना राजा। तो देखिए इसका अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है मूर्खों में कुछ या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। फिर तीसरा है काला अक्षर भैंस बराबर। तो देखिए यह हम आपको बता ही चुके हैं, क्या होता है? अनपढ़ होना। चौथा है घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका अर्थ देखते हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अपने आदमी को कम महत्व देना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि अपने आदमी को कम महत्व देना। जैसा कि कई बार होता भी है कि यदि कोई बाहर का व्यक्ति आके कोई सलाह देगा तो उसे हम तुरंत मान लेंगे, लेकिन यदि उससे अच्छी सलाह आपको घर में मिल रही होगी तो आप उसे कतई नहीं मानेंगे। तो यह चीज़ होती है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब हम 90 प्रश्नों तक पहुंच गए हैं। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम इससे अगली कक्षा में करेंगे। इस अध्याय में हमें थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसानी से हम आपके इन सारे प्रश्नों को करेंगे आराम से, जिससे आपको काफ़ी प्रश्न यहाँ पर तैयार हों और एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में आगे के प्रश्नों के साथ।